कई सारे लोगों की सहायता करी है, धन से, बल से और जो भी आपसे हो सकता है उससे सहायता करी है। लेकिन एक समय जब आया उनका काम निकल गया तो उन्होंने आपको साइड कर दिया। राजनीति करने के कई तरीके होते हैं। अब कुछ पुराने लोग हैं, वो पुरानी स्टाइल की राजनीति करते हैं। मैं ये मानता हूँ कि मुझसे कोई भी अगर व्यक्ति जुड़ा, पिछले 10 साल में बहुत से लोग जुड़े, लेकिन मैं तो इतना जानता हूँ कि मेरे से कोई जुड़ा तो वो मुझसे आज तक ही जुड़ा रहा, कभी वो हटा नहीं। मैंने किसी को यूज एंड थ्रो मैंने तो नहीं किया, किसी ने मुझे किया, वो एक बात अलग। तो अभी विधायकी का चुनाव आने वाला है। क्या आपकी विधायकी के चुनाव को लेकर दावेदारी है? मेरी पिछली बार भी थी दावेदारी, और इस बार मैं और मजबूती से दावेदारी कर रहा हूँ। कुछ लोग जो नेता हैं, विरोध जनता नहीं कर सकती, लेकिन जो नेता हैं वो करते हैं, और ये राजनीति में चलता भी है। दावेदारी इस बार भी पूरी मजबूती से मैं रख रहा हूँ। बाकी तो आदरणीय नेताजी को देखना है, दिल्ली बैठे हुए लोगों को देखना है। मैं अपना काम यहाँ पे बेस लेवल पे कर रहा हूँ, जनता के लेवल पे मैं पूरी तरह से एक्टिव हूँ और बहुत मेहनत कर रहा हूँ। जितना मुझे हो सकती है उतना कर रहा हूँ। सभी को राम राम। सादाबाद विधानसभा के वो खास व्यक्ति जिनको हर कोई सुनना चाहता है। आप सादाबाद विधानसभा की यदि किसी गांव या किसी नगर से हो, सादाबाद, मुरसान या सैफों से, तो एक व्यक्ति का नाम जरूर सुना होगा और उनके नाम की चर्चा अक्सर चलती रहती है। वो है श्री प्रवीण पौनिया जी। आज मैं उनके पास बैठा हूँ। मैं खुद भी जानना चाहता हूँ कि प्रवीण पौनिया जी की क्या एक राजनीतिक यात्रा है और लोग जो आपके बारे में चर्चा करते हैं उसके पीछे क्या बात है। तो सबसे पहले मैं आपका इस आज की खास और बातचीत में स्वागत करता हूँ बहुत और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने व्यस्तता भरे जीवन में से समय अरे निकाला। नहीं, बहुत धन्यवाद आपका, आप आए, बहुत स्वागत। तो प्रवीण जी, सबसे पहले हम आपके जीवन से ही शुरुआत करेंगे। अब चूंकि मुझे बहुत सारी चीजें जाननी, मैं सादाबाद के बहुत सारे विभिन्न व्यक्तियों के पास में गया हूँ, तो एक नाम प्रवीण पौनिया जो लगभग लगभग सारे लोग चर्चा का विषय रहता है। जी। तो जो प्रवीण पौनिया जी मेरे सामने हैं, मैं उनके पास बैठा हूँ, तो उनका शुरुआती जीवन कैसा रहा और यहाँ तक की यात्रा कैसी थी? ये बहुत ही एक आम जीवन है। मैं कहूँगा, मेरा गांव करीर है, जी। मैं यहीं जन्मा। उसके बाद हम लोग मथुरा शिफ्ट हो गए। वहाँ पे पिताजी ने व्यापार किया, हम लोगों ने पढ़ाई की। मैं बिरला से पढ़ा, उसके बाद मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा, और उसके तुरंत बाद ही मैं पॉलिटिक्स में एक्टिव हो गया। जी। मैं शुरुआती जब कॉलेज के दिनों में था तो मेरा जुड़ाव शुरुआत में जो अन्ना आंदोलन था उससे हुआ, हम्म। और उसके साथ साथ ही हमने आम आदमी पार्टी में शुरुआती दिनों में काम किया। जी। केवल शुरुआती दिनों में कहूँगा, जब हम रैलियाँ करते थे तो वहाँ सिस्टम होता है रैलियों में चंदा इकट्ठे करने का, बड़ा एक अनोखा सिस्टम था। हम्म। नेता, बहुत से नेता जो थे वो भाषण देते थे, साथ ही जो कार्यकर्ता थे हमारे, वो एक कपड़ा लेके चलते थे जनता के बीच में। उस कपड़े को फैला के और वो जनता के बीच में निकलते थे, तो जिसकी जैसी क्षमता थी वो उस तरीके से पैसे उसमें चंदे के तौर पर डालता था। वो नई पार्टी थी उस समय, उसको पैसों की ज़रूरत भी थी, और जनता ने उसमें बहुत उम्मीद भी देखी। उस आंदोलन से पार्टी बनी थी, उसमें जो उम्मीद देखी उसमें हम लोगों ने पैसा दिया और उन्होंने सरकार भी बनाई, सफलता भी हासिल करी। आज भी उनकी सरकार पंजाब में है। लेकिन जब हम यहाँ लौटे यूपी में, दिल्ली से, तो आप यूपी के गणित को ये समझिए कि राजनीति में आप जाति से अलग नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। आप उस चीज़ को कह नहीं सकते, लेकिन सच्चाई यही है कि जब आप यूपी की कोर राजनीति करते हैं तो आप जातियों को फैक्टर बहुत बड़ा रहता है। जबकि आप दिल्ली जैसे शहर में जब राजनीति सीखते हैं या करते हैं तो जाति का फैक्टर बहुत नामामूली रहता है। जी। वहाँ असल मुद्दों पर राजनीति होती है। यहाँ मुद्दे होते हैं, लेकिन वो सभी मुद्दे अंत में जाति के नीचे दब के रह जाते हैं। बिल्कुल सही बात। तो यहाँ ये मेरा क्षेत्र है। मेरे पिताजी राष्ट्रीय लोकदल में बहुत लंबे समय से कार्यरत थे। वो चौधरी अजीत सिंह जी के साथ बहुत रहे। उसके बाद आदरणीय चौधरी साहब जब मथुरा से चुनाव लड़े तो उनके भी बहुत नज़दीक रहे। उसके बाद मैं 2014 में पार्टी से जुड़ा और पार्टी में काम करता था, मथुरा में रह के करता था। 2-3 साल मैंने पार्टी में रह के काम किया, 2017 तक। 2017 में मथुरा की विधानसभा प्रत्याशी थे हमारे डॉक्टर अशोक अग्रवाल, जी। उनके लिए प्रचार विचार किया। उसके बाद मैं फिर
अपने क्षेत्र वापस आया सादाबाद। यहाँ से मैं एक सपना लेके कि मैं विधायकी लड़ूंगा, जो सत्य बात है, उसी की तैयारी के वश और अपने गांव अपने घर लौटा। और 2017 से आज 2027 10 साल मुझे सादाबाद की राजनीति में लगभग होने वाले हैं, 6 महीने कम हैं, तो 10 साल पूरे हो जाएंगे यहाँ सादाबाद की राजनीति। जी। आपके बारे में जो लोग बोलते हैं, वो कहते हैं कि प्रवीण पुनिया जी बहुत पैसे वाले व्यक्ति हैं और जब वो निकलते हैं तो गाड़ियों का एक रेला और बड़ा दमदारी से पैसे में कोई कमी नहीं उनके पास। देखिए, सब मैं कहूँगा कि भगवान की देन है। मेरे पिताजी ने बहुत मेहनत की, उसके बाद मैंने भी व्यापार किया, आज भी करता हूँ। मैं अपने काम को प्राथमिकता देता हूँ और मैं समझता हूँ कि अगर हम कुछ कर सकते हैं, सर्वप्रथम आप किसी भी क्षेत्र में, राजनीति में ऐसा नहीं, हम राजनीति को अपना व्यापार ना बनाएं। जी। हम अपने व्यापार से कितना भी पैसा कमाएं और उसको राजनीति में लगाएं, उसके अपने सामाजिक कार्यों में लगाएं, वो ठीक है। लेकिन जब हम अपना काम काज छोड़ देते हैं हम्म। और जब हम पूर्णतः राजनीति में आ जाते हैं, तो हमारे पास गलत रास्ते के अलावा कोई रास्ता नहीं रहता बिल्कुल। अपने खर्चे चलाने के लिए। तो मैं ये मानता हूँ कि मैं अपने कार्य को प्रथम वरीयता देता हूँ, ताकि उस धन से जो मैं वहाँ काम करके कमाता हूँ, उसको मैं सामाजिक कार्यों में यहाँ लगाता हूँ, उसको खर्च करता हूँ। और मेरी नीयत बहुत साफ रहती है। ये लोग, यहाँ के लोग सब जानते हैं कि मैं कोई भी हल्की बात या कोई भी हल्का काम नहीं करता। जो बहुत से लोग करते हैं वो सब जानते हैं, उसमें कुछ कहने वाली बात नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है, व्यक्तिगत मानना हो सकता है, कि आप राजनीति करें लेकिन अपने काम को भी वरीयता बराबर दें। ऐसा ना हो कि आपकी जो आर्थिक जो नीड है वो राजनीति पे आके टिक जाए। वहाँ समस्या होती है, वहीं से भ्रष्टाचार का जन्म होता है। बिल्कुल। एक और सबसे खास बात लोग आपके बारे में बोलते हैं, खूब आप लोगों की सहायता करते हैं और आपने बहुत कई सारे लोगों की सहायता करी है, धन से, बल से और जो भी आपसे हो सकता है उससे सहायता करी है। लेकिन एक समय जब आया, उनका काम निकल गया तो उन्होंने आपको साइड कर दिया। मैं समझता हूँ इसी को राजनीति कहते हैं। जी। राजनीति करने के कई तरीके होते हैं। अब कुछ पुराने लोग हैं, वो पुरानी स्टाइल की राजनीति करते हैं, जी। यूज एंड थ्रो वाली। वो भी ठीक हो सकता है, उनके मायने ठीक हों। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मुझसे कोई भी अगर व्यक्ति जुड़ा हम्म। पिछले 10 साल में, बहुत से लोग जुड़े, मैं किसी पद पे नहीं रहा, हम्म। आज हमारी पार्टी सत्ता में है, लेकिन मेरे कोई सत्ता का ऐसा रसूख नहीं रखता हूँ जो और सत्ताधारी लोग रखते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी परिस्थितियाँ जिले लेवल पे हैं, लेकिन फिर भी वो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। हम्म। तो उसका कारण है कि उन्होंने मुझ में कोई क्वालिटी देखी होगी हम्म। जो कि वो बेहतर बता सकते हैं। लेकिन मैं तो इतना जानता हूँ कि मेरे से कोई जुड़ा हम्म। तो वो मुझसे आज तक ही जुड़ा रहा, कभी वो हटा नहीं। मैंने किसी को यूज एंड थ्रो मैंने तो नहीं किया, किसी ने मुझे किया, वो एक बात अलग। एक बात और, ये मेरी बात नहीं, मैं लोगों से चर्चा करता रहता हूँ तो लोग ऐसा बोलते हैं। एक एक सज्जन व्यक्ति हैं, उन्होंने मुझसे ऐसा बोला कि प्रवीण पुनिया दिल के साफ व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं और ऐसे आदमी राजनीति में सफल नहीं हो पाते। हो सकता है वो सही कह रहे हो, और ये तो समय बताएगा हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। उनका, मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ प्रश्न को, उनका कहने का मतलब था कि आप बहुत जल्दी लोगों के ऊपर विश्वास कर लेते हैं। नहीं, आप जो कह रहे हो मैं वैसे भी समझ गया, उसको हम्म। आप बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। हम्म। लेकिन अब मैं इसमें क्या कह सकता हूँ, आप समझिए, मैं सफल होने के लिए छल का प्रयोग, झूठ का प्रयोग मैं करना नहीं चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कर नहीं सकता हूँ जी। या करना जानता नहीं हूँ, इतना तो सब जानते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर मैं आज झूठ बोलने लग जाऊँ और मैं दिल्ली जाके कुछ झूठ बोलूँ, लखनऊ जाके कुछ झूठ बोलूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं किसी की छवि को ख़राब नहीं कर सकता या सच्चाई नहीं दिखा सकता। सच्चाई भी नहीं बोलता हूँ मैं जाके, हम्म। ना मैं झूठ बोलता हूँ, ना ऐसा सच बोलता हूँ जो किसी और की छवि को ख़राब करे। तो लोग उसको मानते हैं कि आप उसको कह लीजिए कि एक मूर्ख में और एक सीधे व्यक्ति में एक बहुत छोटी लाइन का फ़र्क होता है, जो हम्म। आप कह रहे हैं। कुछ लोग उसको बोलते हैं कि यह व्यक्ति बहुत सीधा है, कुछ लोग बोलते हैं कि ये व्यक्ति तो बिल्कुल मूर्ख है। तो राजनीतिक भाषा में आप उसको ये भी कह सकते हैं कि ये व्यक्ति बहुत मूर्ख है, क्योंकि मेरे खिलाफ लोग जा जा के शिकायतें करते हैं, करते रहे हैं, करते हैं, आज भी वो सब बातें आ जाती हैं, कुछ भी बात छुपती नहीं है। लेकिन मैंने आज तक
हमारे आदरणीय नेताजी हैं, जयंत चौधरी जी हैं, और भी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैंने यहाँ से दिल्ली जाकर, जबकि मैं जयंत जी के साथ मैं भी बहुत रहा हूँ, बहुत प्रचार किया हमने उपचुनाव में और चुनावों में। जी। मैंने आज तक किसी की भी बुराई अपने लोकल यहाँ से सादाबाद की राजनीति करता हूँ मैं, इससे बाहर की तो मुझे नहीं पता। हम्म। इससे बाहर की तो बड़ी राजनीति होती। मैं तो केवल एक इस विधानसभा की, मैं यूँ कहूँ मैं जिले की करता हूँ, मैं केवल इस विधानसभा की राजनीति करता हूँ। और मैंने आज तक भी किसी भी व्यक्ति की आज तक कोई बुराई किसी भी बड़े नेता से नहीं करी। अच्छा, अब यहाँ प्रश्न ये आता है कि चूंकि आप सादाबाद की राजनीति करते हैं, तो अभी विधायकी का चुनाव आने वाला है, जी, तो क्या आपकी विधायकी के चुनाव को लेकर दावेदारी है? 100%। मैं मानता हूँ कि मेरी पिछली बार भी थी दावेदारी, और इस बार मैं और मजबूती से दावेदारी कर रहा हूँ। और इसी दावेदारी का ही एक कारण आप मान सकते हैं कि जो भी यहाँ पे जो आप कह रहे थे अभी पहले उस प्रश्न का जवाब, हम्म। कि कुछ लोग जो नेता हैं, विरोध जनता नहीं कर सकती, हम्म। लेकिन जो नेता हैं वो करते हैं, और ये राजनीति में चलता भी है। दावेदारी इस बार भी पूरी मजबूती से मैं रख रहा हूँ। बाकी तो आदरणीय नेताजी को देखना है, दिल्ली बैठे हुए लोगों को देखना है। मैं अपना काम यहाँ पे बेस लेवल पे कर रहा हूँ, जनता के लेवल पे मैं पूरी तरह से एक्टिव हूँ, और बहुत मेहनत कर रहा हूँ, जितना मुझे हो सकती है इतना कर रहा हूँ। जी। अच्छा, चूंकि अब यहाँ बात आती है सादाबाद की, और सादाबाद से आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, जी, सादाबाद को आप किस तरीके से डिफाइन करते हैं? देखिए सादाबाद तो एक जैसे ये हमारा देश है, हम्म। उसका एक छोटा रूप मानिए, किसान केंद्रित है। हम्म। सादाबाद कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब नहीं है। जी। यहाँ का मेन 99% लोगों की जो काम काज है वो किसानी से रिलेटेड है। अब हम लोग देखते हैं, आज हम लोग हैं, हम लोगों के साथ रहने वाली टीम में सब किसान ही रहते हैं साथ में। जितने भी लोग, आप मैं चलता हूँ तो 20 जने अगर मेरे साथ चलते हैं तो उसमें से 18 किसान। हम्म। तो उनकी समस्याओं से तो हम रोज की से वाकिफ हैं। तो ये जो सादाबाद है, मैं इसको एक तरीके से किसानी का हब कहूँगा, हम्म। कि यहाँ पे आपको हर तरफ किसान मिलेगा, और आलू का किसान 99% आपको मिलेगा, बिल्कुल। जो पिछले 2-3 साल की तरह। और इस साल तो बहुत ज़्यादा ही परेशानी में है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, देखिए आदरणीय प्रवीण जी, चूंकि राष्ट्रीय लोकदल का एक मुद्दा था, या यूं कहें चौधरी चरण सिंह साहब की जो सोच थी कि अगर किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। बिल्कुल। आज का यदि हम परिदृश्य देखें, तो चूंकि आप जैसे आलू की बेल्ट है, किसान आलू के हैं, तो किसानों की जो स्थिति है वो वास्तविक रूप से सही नहीं है। बिल्कुल। और आप चूंकि आप तो खैर नहीं है, पद पे नहीं है, तो इसलिए मैं आपसे ये प्रश्न नहीं पूछूंगा, लेकिन बस एक नॉर्मल आंसर ये लेना चाहता हूँ कि आपकी पार्टी हमेशा किसानों की राजनीति करती रही है, और आज किसान की हालत खराब है, वो किसी से छुपी हुई नहीं है, और आपकी पार्टी सत्ता में है, तो आपको नहीं लगता कि कहीं हम किसानों के मुद्दे नहीं उठा पा रहे उतनी दमदारी से जो होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। जैन जी मुद्दे उठा रहे हैं हम्म। अपने हिसाब से। काफ़ी सहयोग भी हम किसानों के मुद्दों को लेकर करते हैं। जब हम सत्ता में नहीं थे उस टाइम हमने किसान आंदोलन का भरपूर जो सहयोग किया। जी। 3 कानून भी वापस हुए, और आज भी चौधरी साहब समय समय पे मुद्दों को उठाते रहते हैं। लेकिन देखिए, मैं एक बात समझता हूँ, दिल्ली और लखनऊ में हम्म। जो नीतियाँ बनती हैं, चाहे वो सरकार कोई भी हो, ये हो उससे पहले हो, वो इतना प्रभाव सीधे तौर पे किसानों पे नहीं डाल पाती। बिल्कुल। अब मैं आपसे कहूँ कि हम आलू उगा रहे हैं, हम्म। तो सरकार ऐसा क्या करे कि आलू की डिमांड बढ़े? आलू की डिमांड बढ़ेगी जब ही हमको रेट मिल पाएगा। एक्सपोर्ट कर सकते हैं सरकार। सरकार एक्सपोर्ट कर सकती है, लेकिन आप समझिए कि विदेशों में जो भी सामग्री होती है इंडिया की तरह नहीं है। विदेशों में हर चीज़ की चेकिंग होती है, और उनके मानकों पे खरा होना चाहिए फसल। फसल जैसे आलू है, तो हम्म। उनके मानकों पे खरा होना चाहिए फसल, जब भी वो पास करेंगे, जब भी वो इंपोर्ट करेंगे। जैसे जापान हमारे आम खरीदता है। जी। अभी जो हाल फिलहाल जो मैं एक न्यूज़ पे भी देख रहा था, जापान ने हमारे आम खरीदने पे इस साल रोक लगा दी, हम्म। क्योंकि वो उनके मानकों में फिट नहीं है, और वही आम इंडिया में बिक रहा है। तो इंडिया के अपने मानक अलग हैं, लेकिन विदेशों के मानक अलग हैं। अब जैसे आलू का उद्योग लगाने की बात, जो कई यहाँ पे मुद्दे उठे, आदरणीय हमारे जो मौजूदा विधायक हैं उन्होंने भी सदन में भी उठाया, और इसको वो आमतौर पर कहते भी रहते हैं
और जैन जी ने भी उस मुद्दे पे ध्यान दिया। तो ऐसा सुन रहे हैं कि यहाँ पे लग रही है आलू की, वो आलू से जुड़े हुए उद्योग यहाँ लगने की संभावना है। तो ऐसा नहीं कि केवल सादाबाद और पास के जितने भी जिले हैं हम्म। सब आलू ही करते हैं, और इनके लिए ये एक संभवता हो सकता है कि आप अगर आलू से रिलेटेड कोई उद्योग यहाँ लगाएं तो आलू की खपत बढ़ेगी। जैसे चीनी मिलें तो वहाँ गन्ने की खपत है, हम्म। तो इसीलिए जो पश्चिम में गन्ने के किसान हैं वो समृद्ध हैं। हाँ, यहाँ पे आप उससे जुड़े हुए उद्योग लगाएंगे तो यहाँ की खपत बढ़ेगी। तो मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा नहीं तो कम से कम थोड़े बहुत रेट ऐसे तो मिले जो किसान की जान बच जाए। अभी हम्म। तो किसान को कोल्ड का अगर आप किराया निकाल दें तो लागत भी नहीं मिल रही है, लागत से भी घाटे में, बहुत ज़्यादा घाटे में किसान इस समय। आपको क्या लगता है कि सादाबाद की प्रमुख समस्याएं क्या क्या हैं और उन पे कैसे काम किया जा सकता है? देखिए, जो सादाबाद की समस्या है मैं वही फिर दोबारा बोलूँगा, वो इस पूरे क्षेत्र की समस्या है। हम्म। और वही एक कॉमन समस्या, आज मैं यहाँ हूँ, यहाँ सब जो युवाओं से जुड़ा हुआ हूँ, सबसे मुख्य समस्या जो आज भी है और आगे वाले समय में भी बहुत बढ़ने वाली है, वो बेरोजगारी की समस्या है। बिल्कुल। और उसके लिए सरकार को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो भयावह स्थिति है और इससे आगे बहुत ज़्यादा भयावह स्थिति। जिस हिसाब से हम देखिए, हमारी आबादी जो है मेजर वो युवा है। हम्म। इस देश की बढ़ती हुई आबादी जो है वो युवा की, बिल्कुल। और युवा को चाहिए नौकरी। आज नौकरी देखिए, आज बीटेक वालों को नौकरी नहीं है, पीएचडी वालों को नौकरी नहीं है, प्रोफेशनल कोर्सेज को नौकरी नहीं है। तो जब तक नौकरी पैदा करने का कोई इंतज़ाम नहीं हुआ, और मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार केवल सरकारी नौकरी पैदा कर सकती है, सरकार ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकती है कि जिससे प्राइवेट कंपनियां भी आएँ। एक होता है भयमुक्त, जिसके प्रति हमारे मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं। जब एक प्रदेश भयमुक्त होता है तो वहाँ इंडस्ट्रीज आती हैं, बाहर के लोग अपनी कंपनियां खोलते हैं, अपनी इंडस्ट्रीज खोलते हैं, और लोकल को वहाँ से रोजगार मिलता है। जी। तो इस तरीके का माहौल यूपी में बहुत दिन लग रहे हैं, लेकिन सुधर रहा है। लेकिन उसको और तेज़ी से सुधारा जाए तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे जेवर एयरपोर्ट है, हम्म। अब इसके आसपास जैसे इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ के युवाओं को नौकरियाँ मिलेंगी। बिल्कुल। और नौकरियाँ मिलना ही सबसे बड़ा मेरे हिसाब से इशू है। नौकरी मिलेंगी तो आदमी के जेब में पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो उसकी बाकी सारी समस्याओं का हल हो सकता है। मेरे हिसाब से बेरोजगारी सबसे बड़ा इशू है, और बहुत टाइम से है, और आगे भी वो और होने वाला है वही इशू। आप चूंकि विधायकी की तैयारी कर रहे हैं और लोगों के बीच में आपकी हर समय चर्चा रहती है, तो लोग ऐसा बोलते हैं कि ये मेरे शब्द नहीं है, मैं दर्शकों को बता रहा हूँ, मेरे शब्द नहीं है, ये लोग ऐसा बोलते हैं कि यदि पार्टी इनको मौका दे तो एक दमदारी से ये चुनाव लड़ेंगे। अब यदि पार्टी आपको मौका दे देती है और लोग भी आपका समर्थन कर देते हैं, तो सादाबाद को लेकर के आपका क्या विजन रहेगा? देखिए, विजन वही है। मैं आपको बताऊं, एक डेड ऑनेस्टली एक बात बताऊँ, हम्म। विधायक कोई जादू की छड़ी नहीं है। विधायक को एक लिमिटेड फंड मिलता है, जिससे आप नाली, खरंजे, नल, ये सभी करा सकते हैं, और यही करा पाते हैं जी। आमतौर पे। मैं ये नहीं कह रहा कि मौजूदा विधायक ने नहीं कराया, मौजूदा विधायक ने बहुत कराया। लेकिन आप समझिए कि 450 से ऊपर गांव है, हम्म। 450 से ऊपर गांव है, आपका फंड 5 करोड़ के आसपास है, जिसमें से और भी बहुत दे निकल जाते हैं। तो आपको कितना मिलता है? 1 लाख रुपए प्रति गांव मिलता है एक साल में। हाँ, लगभग उसी के आसपास है। मतलब एक एवरेज अगर लगाएंगे तो आप, अभी तो सरकार त्वरित विकास योजना में 5 करोड़ और दे रही है। वो दे रही है, मैं वही कह रहा हूँ, 5 करोड़ नहीं, इसको 10 करोड़ और दे दीजिए। हम्म। लेकिन आप विकास के नाम पे क्या कर सकते हैं अगर आप ढंग से, तो मतलब एक बड़ी पंचायत हमारे यहाँ भसावर है, हम्म। मेरे हिसाब से उसका भी बजट 1 करोड़ से ऊपर होगा, और ऐसी 165 पंचायतें हैं। तो विधायक के पास निधि तो बहुत ज़्यादा नहीं होती है। हम्म। एक विधायक बहुत ज़्यादा बहुत कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन बस ये है कि वो आपके मुद्दे उठा सकता है, जो आपके रियल मुद्दे हैं उनको विधानसभा में उठा सकता है, जो अच्छी तरह उनको पेश किया जा सकता है विधानसभा में, और जैसे सरकार के कानों में डाला जा सकता है बातों को। अगर उस पर एक्शन दिलवाने की दम हो उस विधायक में तो वो दिलवाना चाहिए। इस तरीके से प्रयास किया जा सकता है मेरे हिसाब से। पर कोई, मैं आपसे ये कहूँ कि सादाबाद की छवि कोई एक रात में पलट जाएगी, तो मेरे हिसाब से ऐसा संभव नहीं है।
बिल्कुल। लेकिन एक चीज़ आपने बड़ी अच्छी कही कि विधानसभा में यदि हम मुद्दे उठाएँ, तो सरकार के पास वो चीज़ें जाती हैं, तो उस पे सरकार काम कर सकती है। बिल्कुल। बिल्कुल। अब यहाँ बात करेंगे पार्टी की, चूँकि आप पार्टी के महासचिव भी रहे हैं और अभी भी पार्टी में सक्रिय हैं। तो आपको क्या लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश या पूर्वी उत्तर प्रदेश में पार्टी को और मजबूत किन कार्यों को करके किया जा सकता है? देखिए, हमारी पार्टी बहुत मजबूत है और पार्टी जो कमज़ोर है, जी। उसका एक कारण जो मैं पिछले 13 साल से 14 साल से का इस पार्टी में काम कर रहा हूँ, इसका संगठन नहीं है। हुँ, यहाँ अगर मैं हूँ, हुँ, मैं अपने अपने आप को भी उसमें इंक्लूड करूँगा कि अगर मैं हूँ, तो मैं भी ये मानता हूँ कि जयंत चौधरी मेरे नेता हैं केवल, हुँ, संगठन को बाईपास करते हुए। आप समझिए इस बात को। और भी कोई कार्यकर्ता नया भी है, वो भी यही मानता है कि जयंत चौधरी मेरे नेता है। तो हर कोई यही मानता है कि जयंत चौधरी मेरे नेता है, लेकिन कोई संगठन को वरीयता नहीं देता। एक जैसे आप दूसरी पार्टियों में देखेंगे, आप जिला महासचिव की बहुत अच्छी वैल्यू है, जिला अध्यक्ष की है, उसके बाद क्षेत्रीय संगठनों की, उसके बाद प्रदेश संगठनों की, और उसके बाद राष्ट्रीय संगठनों की। अब यहाँ पे हम हैं, अब हम कभी प्रदेश अध्यक्ष जी से नहीं मिले अपने से, ना वो कभी यहाँ आए, ना उनका कोई कनेक्ट मैं समझता हूँ कि हमारे जिलाध्यक्ष जी से होगा। अगर जिलाध्यक्ष जी को भी कोई बात करनी है तो वो सीधे जयंत चौधरी से बात करते हैं, या आप चौधरी साहब से ना करेंगे तो दिल्ली ही बात करेंगे, वो कुल मिला के बात ये है। तो मैं ये मानता हूँ कि एक पार्टी में संगठन का होना बहुत ज़रूरी है, संगठन को मजबूती देना बहुत ज़रूरी है, और संगठन को पावर भी ऊपर से दी जाएगी, जी। वो भी ऊपर से चौधरी साहब को देनी पड़ेगी। आप संगठन को हम इतना मजबूत करें कि आज हमारे जिलाध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष, जैसे हमको कोई काम है तो हम अपने जिलाध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष के पास जाके ही अपने काम को संतुष्टिपूर्वक कर पाएँ। मैं ये चाहता हूँ वो संगठन जो और पार्टियों में, वो हमारे लोकदल में भी बने। इससे हमारी पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी क्षेत्र में, मेरे हिसाब से, मेरा ये मानना है, व्यक्तिगत मानना। बिल्कुल। अभी चूँकि इस पॉडकास्ट की शुरुआत में आपने बताया था कि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो लगभग जाति पर टिकी हुई है। आपको चूँकि आपका स्टेटमेंट तो था ही यही, लेकिन मेरा इसमें ये एक प्रश्न है कि सादाबाद के अभी जो चुनाव आने वाले हैं, उनमें जातिगत फैक्टर कितना काम करेगा? देखिए, सादाबाद, फिर वही बात है, यूपी की बात करूँगा मैं। यूपी में हुँ, हर सीट पे जाति समीकरण ही सबसे महत्वपूर्ण है। जी। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत महत्वपूर्ण, मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई चीज़ है तो वो जातीय समीकरण रहता है, हुँ, क्योंकि एक अंत में वोट जाति के नाम पे पड़ता है। अगर आज मैं, मेरा समाज कहीं कम है हुँ, और मैं वहाँ से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है कि मेरे पास विज़न नहीं है, हुँ, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ कुछ अलग कर दूंगा और वहाँ कुछ सही नहीं करता, लेकिन आप सच्चाई को कैसे जुड़लाएं? और सच्चाई तो यही है कि समाज से ही आदमी, जो कि एक समाज हर पार्टी के साथ है, ये ऐसा नहीं है कि ये लोग दल के साथ ही हैं। हुँ, सब समाजों ने अपनी अपनी पार्टियां निर्धारित की। मुद्दों पे राजनीति यहाँ हो नहीं रही है, और अभी मैं मानता हूँ कि कुछ समय लगेगा जब मुद्दों पे राजनीति आएगी, पुरानी भी चाहिए, लेकिन फिलहाल सादाबाद के परिप्रेक्ष्य में जो आपने मुझसे पूछा, जातिगत समीकरण बहुत अहम है, बिल्कुल। बहुत अहम है। लगभग इस पॉडकास्ट के हम आखिरी पड़ाव में हैं, 1-2 प्रश्न और लूँगा। अब जी। थोड़ा युवाओं से जुड़ा हुआ है, चूँकि हमारे देश में, प्रदेश में राजनीति देश की दशा और दिशा बदलती है। जो राजनीति में पहले जमे-जमाए लोग हैं, वो तो चल ही रहे हैं, उनके परिवार चल रहे हैं। आप यूथ हैं, अगर कोई यूथ राजनीति में अपना पैर जमाना चाहे, प्रयास करना चाहे, तो कैसे अपने आप को एस्टैब्लिश कर सकता है और कितना संघर्ष होता है उसको अपने आप को एस्टैब्लिश करने में? देखो, संघर्ष तो होता है, हुँ, मेरे को भी 13 साल हो गए, जबकि मैं तो संसाधनों से काफ़ी मजबूत अपने आप को मानता हूँ कि मैं हूँ, जी, फिर भी मेरे को 13 साल हो गए, और मैं हालांकि कोई चुनाव लड़ा नहीं हूँ, लेकिन संघर्ष तो है। लोग आपको गिराने का प्रयास करते हैं। आप युवा हैं, आप युवा के तौर पर पार्टी में आएंगे तो लोग ये मानते हैं कि ये बढ़ना नहीं चाहिए, हुँ, ये अगर करता है तो ये मेरी चमचागिरी करे,
मेरा चेला बन के रहे। लेकिन ये बढ़ाना नहीं चाहिए, बढ़ेंगे वही जिनके बाल सफ़ेद होंगे। लेकिन हमारे चौधरी साहब युवाओं को राजनीति में आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने मांग भी उठाई थी कि चुनाव लड़ने की सीमा 25 से घटकर 21 हो जानी चाहिए। जी। तो मुझे उम्मीद है कि वो टिकट वितरण में युवाओं का खास ख्याल रखेंगे। एक प्रश्न और है मेरा, आपको अच्छा खासा अनुभव है, पार्टी जी। में है। पार्टी टिकट देते समय किन-किन मानकों का ध्यान रखेगी और क्या एक पार्टी क्या मतलब क्या एक पार्टी की सोच रहेगी टिकट बाँटते समय? देखो, मेरा मानना है हुँ, जो रहेगी और जो रहनी चाहिए, दो चीज़ होती हैं। क्या रहेगी वो तो मुझे नहीं पता, हुँ, वो तो उनको पता है। क्या रहनी चाहिए वो मैं आपको बताता जी, हूँ। रहनी तो यही चाहिए कि आप ये पहले प्रथम तो ये देखें कि प्रत्याशी जिताऊ होना चाहिए। जी, अब जिताऊ को लेके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, हुँ, वो सब बेहतर जानते हैं कि भाई जिताऊ के लिए क्या आपका समीकरण सही बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है, आदमी ने मेहनत करी है कि नहीं करी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आदमी केवल दिल्ली जा जा के ही टिकट ले आए। हुँ, मैं जानता हूँ जनता का जुड़ाव, जनता की आवाज़ सबसे महत्वपूर्ण होती है। और मेरे हिसाब से सर्वे करा लेना चाहिए। सर्वे से बढ़िया कुछ भी नहीं है। आजकल तो बहुत कंपनियां हैं हुँ, जो सर्वे करके और दे देती हैं। तो आप सर्वे कराइए, जनता के बीच लोगों को घुमाइए, उससे पता चलेगा कि माहौल सच में किसका है। क्योंकि ये जनता वो है जो दिल्ली जाके नहीं बता सकती। अगर चौधरी साहब दिल्ली बैठे हैं या मोदी जी दिल्ली बैठे हैं तो उनको यहाँ की जनता जाके तो नहीं बताएगी नहीं बताइए। कि हमारे क्षेत्र में माहौल क्या है। वो तो उनको सर्वे करा लेना चाहिए मेरे हिसाब से। और आप किसी अपनी पार्टी के नेताओं से पूछेंगे, देखिए हर पार्टी में गुट है, हुँ, पार्टी कोई भी हो। आज अगर 4 आदमी हैं तो 2 किसी के समर्थक हैं, 2 किसी के समर्थक हैं। आप दिल्ली से उनसे पूछेंगे तो वो तो अपने उसका नाम लेंगे जिसके वो समर्थक हैं। मेरे आदमी से कोई अगर फ़ोन करके पूछेगा दिल्ली से कि किसको टिकट मिलनी चाहिए, तो वो तो यही कहेगा प्रवीण पुनिया को मिलनी चाहिए। भले ही प्रवीण पुनिया का कुछ है या नहीं है। तो मेरे हिसाब से एक न्यूट्रल, एक इंडिपेंडेंट एजेंसी के द्वारा सर्वे कराना चाहिए और उसी के आधार पर सबसे वरीयता जो देनी चाहिए वो पॉपुलैरिटी, जो जनता की आवाज़ है उसको महत्व देना चाहिए। सादाबाद की सीट को लेकर के राष्ट्रीय लोकदल का एक इतिहास रहा है कि ये लोग सीट रिपीट नहीं करते हैं। तो इस पर आपके क्या विचार हैं? नहीं, देखिए काम कोई अच्छा करे तो रिपीट भी करनी चाहिए। वो मैं फिर कह रहा हूँ जनता की आवाज़, हुँ, अगर जनता की आवाज़ रिपीट के लिए आ रही है, जनता ये कहती है कि मौजूदा विधायक को रिपीट करना चाहिए तो ज़रूर करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। ये कोई प्रथा नहीं है। ऐसा मतलब प्रथा वो, ऐसा मान लीजिए कि ऐसा बन गई है, हुँ, लेकिन ऐसा कोई वो नहीं है। मेरे हिसाब से रिपीट भी करनी चाहिए टिकट। और रिपीट करने से ही कोई नेता नेता बनता है वास्तव में। अगर आप उसको एक बार देखेंगे और उसकी टिकट को बिना वजह काट देगा, जनता कह रही है काट दो, तो बात सही है। हुँ, लेकिन आप केवल इसी मानक पर काट देंगे कि हमारी तलवार काटनी है, हमको नया चाहिए, तो कोई नेता जम नहीं पाता और इसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ता है। बिल्कुल। समय दीजिए नेता को जमने के लिए। लेकिन फिर वही बात है, पॉपुलैरिटी उसकी देख लीजिए, उसने काम किया है नहीं किया है, जनता क्या चाहती है और जनता का मन अगर उसको रिपीट करने का तो जरूर रिपीट करना चाहिए। देखिए मैं समझता हूँ कि आप बगल वाला जिला है, यहाँ तो नहीं रहा कोई एक बार से ज़्यादा विधायक। हुँ, मेरे हिसाब से 93 के बाद नहीं रहा। एक बार बस आदरणीय विशंबर सिंह थे जो 2 बार बने थे लगातार, हुँ, उसके बाद कोई भी नहीं रहा। तो आप एक फैक्ट देखिए, कोई जम भी नहीं पाया, हुँ, कोई नेता बन भी नहीं पाया। हुँ, आप मानेंगे इस बात को? अगर वहीं अगर लगातार 2-3 आदमियों को रिपीट किया जाता, जो पिछली बार ऐसे मतलब पहले ऐसे रहे हैं जिनका विरोध नहीं हुआ है, तो हो सकता है वो बड़े नेता बन जाते। और बीच में इसका 10 साल जो है पार्टी को खामियाजा भी भुगतना पड़ा। सादाबाद पे 10 साल हमारी पार्टी जो है विधायकी से वंचित रही, 2012 से 2022 तक। लेकिन ये है, आप सर्वे कराइए, अगर जनता कहती है बदलिए तो बदलिए, जनता कहती है उसी को दीजिए तो निश्चित ही उसी को दीजिए, जिसमें कोई बात नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो एक चीज़ और मैं आपसे जान लेता हूँ कि सादाबाद चूँकि इतना बड़ा है, वैसे भी क्षेत्रफल के हिसाब से भी बड़ा है, वोट भी लगभग 3,85,80 के आसपास है, इसके अप्रॉक्स हैं। ठीक। मुरसान, सैपऊ, सादाबाद, जो कि बहुत एक लंबा क्षेत्र है। जी। तो उसमें चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार और लोगों को मनाना, जो रूठे हैं उनको समझाना और जो कहीं न कहीं छिटक रहे हैं उनको लाना,
उस सब को मैनेज करना कैसा कैसा मुश्किल रहेगा या कैसा रहेगा या पार्टी? नहीं नहीं नहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। दूसरे के लिए कर सकते हैं तो अपने लिए तो कर ही सकते हैं। बिल्कुल। उसमें कोई चुनाव का तजुर्बा है, चुनाव लड़ा नहीं है लेकिन लड़ाए हैं, और हर लेवल पे लड़ाए हैं, हर लेवल पे लड़ाने का प्रयास किया है। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। क्षेत्र बड़ा है लेकिन ज़्यादातर लोकदली माइंडेड क्षेत्र है। हम्म, मैं ये मानता हूँ कि हमारे सादाबाद देखो सबसे बड़ा ब्लॉक है, हम्म, फुली लोकदली माइंडेड है। इसके बाद मुड़सान है, हम मुड़सान के लोकल हैं, दिक्कत कोई इसमें आएगी नहीं। और सैफऊ भी छोटा ब्लॉक भी है और जुड़ा हुआ ब्लॉक है, लोग जुड़े हुए हैं बहुत, पिछले 10 साल से जुड़े हैं, तो हमें व्यक्तिगत तौर पर मुझे तो दिक्कत नहीं आएगी। हम्म, अगर मुझे टिकट मिलती है तो मुझे नहीं लगता कि मुझे बहुत ज़्यादा समस्या कोई इस चीज़ में आने वाली है। बिल्कुल। एक बात और बता दीजिए कि ये जो आपका विश्वास करने वाली चीज़ है जी। कि आप लोगों के ऊपर बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं हम्म, और उनके लिए अपना मतलब सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार हो जाते हैं। हम्म। तो इससे कुछ सीख मिली या सेम ही रिपीट होता रहेगा? नहीं, होता रहेगा रिपीट। ये दुनिया विश्वास पे ही है, विश्वास करता रहना चाहिए, कोई बात नहीं। हमारा काम विश्वास करने का, दूसरे का काम धोखा देने का। और ऐसा भी होता है कि विश्वास आप किसी पे करो तो बहुत से आदमी विश्वास पे खरे भी उतरते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि हर कोई धोखेबाज नहीं होता। ये क्षेत्र अपना है, अपने जैसे लोग हैं, 100 में से एक बेईमान, 99 ईमानदार है। बिल्कुल। निश्चिंत विश्वास कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो आज की बड़ी सार्थक चर्चा रही मेरी प्रवीण पूनिया जी के साथ। बहुत दिनों से मैं प्रयास कर रहा था इनसे बात करने का। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।